हेलो दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक में से हमने प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, डिटेल से पढ़ लिया है, जिसकी मृत्यु दोस्तों 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। इसके बाद दोस्तों मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए उत्तराधिकारी आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे। दो उत्तराधिकारी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मौर्य साम्राज्य के लिए, एक है बिंदुसार जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों अशोक महान। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि हमारे अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। अशोक ने जो अपने इतिहास के लिए जो शिलालेख या पत्थर लेखों में जो कुछ लिखा है, उनमें क्या क्या लिखा है और किस टाइप से लिखा है उसको हम पढ़ने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रांत कौन कौन से थे एवं उनकी राजधानियाँ कौन सी थी, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र में वर्णित पद। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो पहला उत्तराधिकारी था वह बिंदुसार है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था, जो कि 298 ईसा पूर्व में ही मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो तत्कालीन उत्तराधिकारी था वह बिंदुसार था और यह 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। दोस्तों इसको अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। ये दोस्तों शत्रु का बहुत खतरनाक तरीके से विनाश करता था, इसलिए इसका नाम अमित्रघात था। अमित्रघात ये बिंदुसार का उपनाम था, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बिंदुसार जो था वह अजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था। दोस्तों अनुयायी क्या होते हैं? जो किसी धर्म को लेकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उस धर्म को अच्छी तरह से मानते हैं, उस धर्म के बनाए हुए रास्ते पर पथ पर चलते हैं। तो दोस्तों जो बिंदुसार था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ करता था। इसके पहले हमने जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे दोस्तों, तो आप जाके देखिएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा रखा है। इसके बाद है दोस्तों जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, जैन ग्रंथ हैं उनमें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध धर्म का जो विद्वान तारानाथ थे, इन्होंने 16 राज्यों का विजेता बताया था बिंदुसार को। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है। अगला सम्राट आया दोस्तों अशोक महान, जिसको दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसके बाद दोस्तों बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ अशोक महान, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। जब राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों तो यह अवंती का राज्यपाल था। दोस्तों पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, पुराणों में जो अशोक महान है उसको अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध भिक्षु उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे दोस्तों, जिनसे अशोक ने अपनी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो याद रखिएगा, अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। दोस्तों पता चलता है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, फिर वह दोस्तों शैव धर्म में आया, उसके बाद वह बौद्ध धर्म को मानने लगा। तो दोस्तों इन्होंने अपना धर्म अलग अलग चेंज किया था। पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, फिर शैव धर्म का उपासक हुआ, इसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया दोस्तों, जिसका अभिलेख मिलता है अरोरा अभिलेख में। यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त हुई जानकारी से इन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया था। अगला पॉइंट है दोस्तों अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। अशोक के इतिहास से जो हमें अशोक के प्रमुख शिलालेख मिले हैं उनमें क्या क्या वर्णित विषय हैं, तो चलिए देखते हैं। एक साइड है दोस्तों शिलालेख जो कि इम्पोर्टेंट है, कितने शिलालेख मिले हैं, और दूसरी साइड है दोस्तों उन पर क्या क्या वर्णित विषय है। जो पहला शिलालेख है उसमें क्या वर्णित है, इसमें दोस्तों पशु बलि की निंदा की गई है।
याद रखिएगा, पहला अभिषेक जो मिला था उस पे पशु बलि की निंदा की गई है, यह लिखा हुआ है। दूसरा शिलालेख में मिला है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा का व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में मिला है दोस्तों, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के दौरान दौरे पर जाएंगे और प्रजा का हाल देखेंगे। चौथा अभिलेख में मिला है दोस्तों, इसमें भेरी घोष और की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां, 6वां, 7वां दोस्तों इसमें लिखा गया है, इसमें धर्म महापात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा भी दी गई है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 7वां एवं 8वां पूछा जाता है परीक्षा में, अशोक के किस शिलालेख पर तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। इसके बाद दोस्तों 10वां है, जिस पे है अशोक ने आदेश दिया था कि राजा हमेशा प्रजा के हित में सोचेगा। यह अशोक के 10वें शिलालेख से प्राप्त हुआ है। 11वें शिलालेख में क्या प्राप्त हुआ है, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 13वें शिलालेख में मिला है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके बाद अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है, यह 13वां शिलालेख में मिला है। 14वें शिलालेख में क्या मिला है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, ये 14वें अभिलेख में मिला हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शिलालेख अशोक के, और इसमें वर्णित विषय क्या है ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला पॉइंट है, भारत में जो शिलालेख का प्रचलन है वह सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। दोस्तों जो शिलालेख लिखे गए थे वह 4 भाषाओं में लिखे गए थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, और ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह भारत से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जो खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से प्राप्त हुई थी, यह दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। मतलब हम लोग लिखते हैं तो इधर से इधर लिखते जाते हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है वो पाकिस्तान से मिली है, वह दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि इधर से लिखते आते थे, इधर को समाप्त करते थे। तो यह इम्पोर्टेंट है, खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। दोस्तों ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों को कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अशोक के जीवन में और क्या क्या व्यतीत हुआ। दोस्तों चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और शानदार ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।